अलहमद और शान ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुफिया तौर पर इशारों में कहा, मिशन इम्पॉसिबल। माइक अपने कमरे से बाहर निकला और दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी। इसने जोर से सीटी बजाई ताकि सबकी नजरें इस पर जम जाएं। जैसे ही बर्ट, अलहमद और शान ने उसकी तरफ देखा, उसने एक ड्रामाई अंदाज में पोज बनाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो हजरत में कैसा लग रहा हूँ। बर्ट ने पेशानी पर हाथ मारते हुए झुंझलाहट से आसमान की तरफ देखा। इसका रद्दअमल देखकर अलहमद और शान ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से इशारों में कहा, माइक सर कभी नहीं सदरेगा, चलो इन्हें ठीक करते हैं। माइक फख्र से खड़ा था, रंग बिरंगे और बेतके डिजाइन वाले कपड़ों में, जो किसी भी तरह मेल नहीं खा रहे थे। बर्ट ने दहशत ज़दा होकर उसे देखा। अलहमद और शान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर माइक को दोबारा कमरे में धकेला, अंदर से दरवाजा लॉक किया और उसे कुछ हद तक मकबूल दिखाने की कोशिश में लग गए। उसी लम्हे माइक की वालिदा अपने कमरे से बाहर आए। बर्ट को उनकी मौजूदगी से कुछ सुकून महसूस हुआ और उसने गर्मजोशी से मुस्कुराकर इन्हें देखा। बेटा, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मंजी ने हल्की सी फिक्र के साथ पूछा। बर्ट हंस पड़ा। इसकी मुस्कुराहट शरारती हो गई। मंजी, बस पापा जी के करीब मत जाना, वरना उनकी जवानी वापस दौड़ती हुई आ जाएगी। मंजी ने हल्के से उसके बाजू पर चपत लगाई। बदतमीज, अब ये बता, मेरी बहू कहाँ है? अभी तक नजर नहीं आई। बर्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तैयार हो रही है। पापा जी की मेहरबानी से इसके कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए उसे दोबारा नहाना पड़ा। अम्मू जी ने सुकून का सांस लिया। अच्छा हुआ तुमने नकली गोली मंगवा कर दी थी, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। इतने में माइक दोबारा नमूदार हुआ, इस बार ठीक तरह से तैयार होकर। बर्ट ने इस बात में सर हिलाया। अब कुछ आदमी लग रहे हो, आखिरकार तुम इंसान नजर आ रहे हो। दूसरी तरफ अलहमद और शान माइक के बिस्तर पर गिर चुके थे, जैसे उनकी तमाम तवानाई खत्म हो चुकी हो, सिर्फ उसे काबिल कबूल बनाने की मेहनत में। उसी लम्हे मारिया अपने कमरे से बाहर निकली, निहायत शानदार लग रही थी। उसने मुंजी को मोदबाना सलाम किया, मगर जैसे ही माइक की उनकी नजर इस पर पड़ी, उनके तासुरात बदल गए। इनकी उनकी इतनी तेज हो गई कि शीशे को काट सकी और वो मारिया को एक गहरी सख्त नजरें जमा कर देखने लगी। उनके दिमाग में एक ख्याली फिल्म चलने लगी, एक ड्रामाई मंजर जहां दो खूंखार बलिया एक दूसरे पर झपटने वाली थी। बर्ट ने यह ख्याली तनाव भांप लिया और अम्मू जी की तरफ झुककर आहिस्ता से सरगोशी की। अम्मू जी, लड़ाई का सोचना भी मत। इस बार मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे इस घर की बहू बनाकर ही दम लूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, आपको मुझ पर भरोसा है ना? अम्मू जी ने एक लम्हे के लिए बर्ट को गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसके गाल पर शफकत भरा हाथ रखा। उनका गुस्सा नरम पड़ गया और अचानक वो मारिया की तरफ मोहब्बत से मुड़ी और उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब दोनों खवातीन अपनी बातों में मगन हो गईं, तो बर्ट माइक की तरफ मुड़ा। सुन ले बेवकूफ, आज मारिया से कोई फजूल बात नहीं करनी, समझा? और हर मुमकिन मौका पर इसकी तारीफ करनी है। अगर वो कोई बदतमीजी करे तो रद्दअमल ना देना, बस उसे किसी फजूल बात में लगा देना, ठीक है? माइक ने आंखें घुमाई। हम समझ गया। अब इन दो फ्री लॉडर्स को मेरे कमरे से निकाल, अभी तक मेरे बिस्तर पर पड़े हैं। बर्ट ने अलहमद और शान की तरफ सत्ताईशी नजरों से देखा। सच कहूं तो मैं उनकी बहादुरी की इज्जत करता हूं। इतनी देर तक तेरे बदबूदार कमरे में जिंदा रहना वाकई एक मुजज़ा है। जैसे ही इसने ये कहा, अलहमद और शान फौरन बाहर की तरफ लपके, ड्रामाई अंदाज में खुद को पंखा करते हुए, जैसे किसी जहरीली गैस चैम्बर से जान बचाकर निकले हों। शान ने मुस्कुराकर कहा, सर, लगता है सफाई वाला अमला कभी आपके कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ। अलहमद ने संजीदगी से सर हिलाया। असल में वो आए तो थे, मगर मेरा ख्याल है उन्हीं से कोई बदबू से बेहोश हो गया था। माइक ने हैरत से मुंह खोला। किया, ये तो बकवास है। शान ने मजीद कहा, हम उसी लिए किसी ने हिम्मत नहीं की अंदर जाने की। माइक ने मुट्ठी भैंच ली। तुम दोनों की तो वो उनके पीछे भागने ही वाला था कि बर्ट ने हंसते हुए उसे रोक लिया। रहने दे, आओ चलते हैं और मुस्तकबिल की सास बहू को अकेला छोड़ देते हैं। हमें बाग में एक अहम बात करनी है, उससे पहले कि मारिया हमें मारने के लिए पहुंच जाए। माइक और बर्ट बाग में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। इधर अलहमद और शान गाड़ी का जायजा लेने निकल गए। अंदर बावर्ची खाने में अम्मू जी और मारिया चाय की चुस्कियां लेते हुए नाश्ता कर रही थी। मारिया ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है और माफी भी मांगनी है। किस बात की बेटा? मारिया कुछ लम्हे रुकी, फिर बोली, एक बार आपके बेटे ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया था। इस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मंजी हल्के से हंसी। मुझे याद है। माइक इस दिन घर आकर बच्चों की तरह रोने लगा था। मारिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो रोया था? बिल्कुल, जैसे कोई खोया हुआ कुत्ता, अम्मू जी ने चिढ़ते हुए कहा। फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर वो दोबारा प्रपोज करे तो इस बार तुम क्या करोगी? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, और किया, फिर से थप्पड़ मार दूंगी। मंजी जोर से हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन एक बात बताओ, मेरे बेटे में क्या खराबी है? तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मारिया ने एक आंख उठाकर चाय की चुस्की ली। आपका बेटा नखट्टू और बिल्कुल नकमा है। जब तक वो ये साबित नहीं करता कि वो एक हकीकी मर्द है, मैं इस पर गौर भी नहीं करूंगी। मंजी ने सर हिलाया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बेटा, इस सूरत में तो तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोनों हंसने लगी और उसी लम्हे मंजी को एक हकीकत का एहसास हुआ। मारिया माने या ना माने, लेकिन एक दिन वो माइक से शादी जरूर करेगी। वही लड़की जिस पर मंजी को कभी गुस्सा आता था, आज उनके साथ बेटी की तरह बैठी हंस रही थी। और इस एहसास के साथ मंजी ने अपनी जिद छोड़ दी। फिलहाल वो वक्त को अपना काम करने देना चाहती थी। अच्छा, मैं यहाँ कुछ काम के लिए आया हूँ। वो नखट्टू लड़के बाहर हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर माइक तुम्हें दोबारा प्रपोज करे तो उसे ज्यादा हल्का थप्पड़ मत मारना। मारिया हंस पड़ी। ओह मुंजी, फिक्र ना करें, मैं हमेशा माइक को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना मेरी बेटी? मंजी ने कहा लगाया। लेकिन खाने से पहले मत जाना। दरहकीकत मैं रात के खाने तक रुकने का सोच रही थी। फिक्र ना करें। मारिया ने शरारती अंदाज में ऊँख मारी। मंजी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुम सख्त बनने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है। मारिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, असल में खाने का जायका अच्छा है। दोनों खवातीन हंसने लगी, इस लम्हे को एंजॉय करती रहीं। फिर मारिया बाहर उन नखट्टू लड़कों से निपटने के लिए रवाना हो गई। बाहर माइक और बर्ट केस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि मारिया उनके पास आ गई। इसने वक्त जाया किए बगैर बर्ट के सामने एक फाइल रख दी। चलो काम पर लगो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी महबूबा अंजलिना इतनी मासूम है जितनी वो दिखाई देती है। बर्ट ने मुस्कुराकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। ओह आओ मारिया, तुम अब भी इसके पीछे पड़ी हो। पहले इसका शौहर 8 साल पहले मारा गया, फिर इसकी सास कत्ल हो गई, और अब तुम बेचारी को भी टारगेट कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि महल को म्यूजियम में तब्दील करके नीलाम कर दिया जाए? मारिया ने बाजू बांध लिए। ओह तो तुम्हें प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है बर्ट? बिल्कुल, लेकिन मुझे बताओ, मुझे गिरफ्तार करने के लिए सबूत कहां से ढूंढोगी? शायद मैंने अपने माहिर निशानाबाज अलहमद को गोली मारने का हुक्म दिया था। बर्ट ने मजाका उंगलियों से बंदूक का इशारा करते हुए कहा। माइक जो अपना मशरूब पी रहा था, अचानक बुरी तरह खांसने लगा। रुको रुको रुको, ये बातें मेरे सर के ऊपर जा रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है, बर्ट कातिल नहीं हो सकता। और जहां तक उस फौजी लड़के की बात है, सब जानते हैं वो कितना साफ दिल है। वैसे भी वो कोई आम बंदा नहीं, बल्कि यहाँ के एक मुस्लिम शाही खानदान से ताल्लुक रखता है। उसे इस केस में घसीटना इतना आसान नहीं होगा। मारिया ने मुस्कुराकर माइक की तरफ देखा। तो फिर शायद मुझे तुम्हें मुश्तबा ठहराना चाहिए माइक। और सच पूछो तो इसकी एक बहुत मजबूत वजह भी है, तुम्हारी बतौर पुलिस चीफ नाकाबिल यकीन नालायकी।
माइक ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह आओ मारिया, ये ज़ियादती है। मारिया आगे झुकी, इसकी नजरें तेज थीं। ज़ियादती नहीं माइक, ज़ियादती वो थी जो मलका के साथ हवा। ज़ियादती ये है कि एक क्राइम सीन को तबाह कर दिया गया क्योंकि तुम्हारे अफसरान को शवाहिद महफूज करने की अलिफ बे भी नहीं आती। ज़ियादती ये है कि एक केस मजीद बिगड़ जाए क्योंकि नाम निहाद पुलिस चीफ इतना सुस्त है कि अपना काम भी ढंग से नहीं कर सकता। माइक ने एक भन्नी उठाई और करीब होकर बोला, ओह वाकई, क्या तुम्हें वाकई मुझ पर शक है, या मैं बस रात को तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हारी नींद खराब करता हूँ। मारिया ने पलकें झपकाईं, फौरन नजरें चराईं और सर्द लहजे में बोली, मुझे डरावने ख्वाब नहीं आते माइक। फिर वो बर्ट की तरफ मुतवज्जह हुई। मैंने जो कहना था कह दिया। इस तफ्तीश को कैसे संभालना है ये तुम और माइक पर मुनहसर है। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं दस्तयाब हूँ। बर्ट हल्का सा हंसा, मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर वाकई तुम्हें कुछ वजाहत चाहिए तो मेरे साथ चलकर खुद एंजेलिना से क्यों नहीं मिलती। शायद तुम्हें कुछ जवाबात मिल जाएं। मारिया ने सर हिलाया, इसकी जरूरत नहीं, अगर तुम इस पर भरोसा करते हो तो मेरे लिए यही काफी है। लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई। माइक ने तालियां बजाईं। ओह यही तो मैं भी पूछना चाह रहा था। और जब तुम ये बता रहे हो तो क्यों ना साथ ये भी बता दो कि तुमने उसे प्रपोज कैसे किया। शायद इससे किसी को सीखने को मिले और वो हर बार मेरी प्रपोजल को रिजेक्ट करना बंद कर दे। वो मुस्कुराते हुए मारिया की तरफ इशारा करने लगा। मारिया ने कराहत से चेहरा बगाड़ लिया, आंखें घुमाते हुए माइक को घोरा, फिर बर्ट की तरफ मुड़ गई। तो क्या तुम जवाब दोगे या नहीं। बर्ट मुस्कुरा दिया। ओह मारिया, ये मत कहो कि तुम अचानक मेरी मोहब्बत की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी हो। ये तो नया है। बिल्कुल भी नहीं, मारिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल भी माइक की कोशिशों की तरह तबाहकुन था या नहीं। माइक ने डरामाई अंदाज में हाथ अपने दिल पर रखा। मारिया, ये तो बहुत जालिमाना था। बस कल ही मैंने एक कैफे में एक लड़की को प्रपोज किया और उसे लगा कि मैं उसे इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। बर्ट जोर से हंस पड़ा, जबकि मारिया ने आंखें घुमा दी। शायद इसलिए कि तुम्हारा चेहरा देखकर ही लगता है कि तुम कोई फ्रॉड करने वाले हो माइक। माइक ने आह भरी, कसम से आजकल की औरतों में रोमांस की कोई कदर ही नहीं। बर्ट ने सर हिलाया। माइक, जिस दिन कोई औरत तुम्हारे नाम निहाद रोमांस पर फिदा हो गई उसी दिन सुबह भी उड़ने लगेंगे। माइक कहा, बर्ट मेरे भाई, तुम्हें मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, मारिया का साथ देने के बजाय। मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें नाकाम देखना पसंद करूंगी बजाय इसके कि तुम्हें झूठी उम्मीद दूं। माइक ने डरामाई अंदाज में अपना हाथ माथे पर रख लिया। ये गद्दारी है, खली गद्दारी। बर्ट और मारिया ने एक मानी खेज नजर का तबादला किया, फिर मारिया ने अपनी फाइल उठाई। बस बहुत हो गया, अब मुझे काम करना है, अपनी तफ्तीश में कामयाबी हो। और माइक, खुदा के वास्ते अजनबी औरतों को प्रपोज करना बंद करो। माइक ने हाथ बांध लिए। ठीक है, लेकिन जब वक्त आएगा और तुम मुझे प्रपोज करोगी तब मत कहना कि मैंने पहले से नहीं बताया था। मारिया ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम्हारे ख्वाब में माइक। बर्ट हंस पड़ा। अच्छा बस मोहब्बत के परिंदों, अब काम पर वापस आ जाओ। जैसे ही मारिया उठने लगी, इसका फोन बजने लगा। इसने गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। हम नूरा, क्या हवा। नूरा घबराई हुई, मीम आप कहाँ हैं, क्या आप महफूज हैं। मैं ठीक हूँ, तुम इतनी खौफजदा क्यों लग रही हो। नूरा, मीम लैब पर हमला हो गया, 4 मुसल्लह अफराद अंदर घुस आए और फायरिंग कर दी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौका पर ही मारे गए। मारिया हैरान किया, हमला आवर इतने तेज थे कि हम कुछ समझ ही ना सके। यहाँ तक कि कैमरे भी उसी लम्हे बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे ये जिस्मानी और साइबर हमला एक साथ किया गया हो। तुम ठीक हो नूरा। नूरा, जी मीम, मैं महफूज हूँ, जहाँ हूँ वहीं रहो, मैं आ रही हूँ, घबराना मत। मारिया ने कॉल काट दी और बर्ट की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज में सख्त इस्तिराब था। बर्ट, मैं जा रही हूँ, मेरी लैब पर हमला हुआ है, मुझे नहीं मालूम नूरा किस हालत में है, मुझे जाना होगा। माइक फौरन खड़ा हो गया। रुको मारिया, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। बर्ट की आवाज सख्त थी। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। बर्ट ने अलहमद से नजर मिलाई। अलहमद फौरन समझ गया। एक लम्हा जाया किए बगैर वो भागकर गाड़ी में बैठे शान के पास पहुंचा। इसने हथियारों का बॉक्स खोला और पिस्तौल लोड करने लगा। शान, जो बर्ट का ड्राइवर था, सूरत हाल की संगीनी समझ गया। इसे किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी। बर्ट ने अपनी टीम को ऐसे लम्हात के लिए ही तैयार किया था। अलहमद गाड़ी में बैठते ही बोला, मारिया मीम की लैब। शान मुस्कुरा दिया। समझ गया भाई, सीट बेल्ट बांधो। गाड़ी गोली की तरह आगे बढ़ गई। ये कोई आम टीम नहीं थी। शायद इन्होंने रानी के कत्ल का केस माइक की वजह से लिया था। शायद ये बर्ट के एंजेलिना से किए गए वादे की वजह से था। लेकिन असल हकीकत सिर्फ बर्ट जानता था।